नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी घटना चक्र का 24वां सीरीज चलने जा रहा है, जिसमें हम पीवाईक्यू 1990 से 2025 तक के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, पीवाईक्यू में अलग-अलग एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और यह पीवाईक्यू चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो और चाहे अदर स्टेट का भी कोई पीसीएस एग्जाम हो, इसके साथ ही साथ चाहे वनडे एग्जाम हो, वनडे एग्जाम रेलवे, बैंक, एसएससी, इन सभी एग्जाम में जो है घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है हाल में अभी 12 तारीख को यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था और उसका अगर आप पेपर एनालाइज़ करें तो कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन था। अर्थात वो अलग-अलग एग्जाम में आने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आया था और ये घटना चक्र तो सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर एक प्रकार से पेपर ही है। तो इसलिए जो है आपको घटना चक्र पढ़ना ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, विश्व भूगोल का, इसमें जैसे विश्व के इम्पोर्टेंस जो बाँध बाँध हैं और साथ ही साथ प्रवाल भित्ति जो है और जलवायु विज्ञान के कुछ टॉपिक होंगे। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जो है, क्लाइमेटोलॉजी में कई टॉपिक होते हैं दोस्तों और इसमें हम जो टॉपिक आपको जो है कवर कराएँगे, वो वायुमंडल हो गया, सूर्यताप हो गया, तापमान, चक्रवात, आर्द्रता, वायुदाब, बादल, हवाएँ, स्थानीय पवन। तो इतने सारे टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे और इन सभी टॉपिक को मिला के अगर देखें तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कम से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, वहाँ से जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो है दोनों तरीके से पूछेगा, ठीक है? तो इसलिए आज का जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है और इसके पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के लगभग सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कराया है। इंडियन ज्योग्राफी का इसी तरह सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कराया है, तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर मिले। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा उसका पीडीएफ लेने के लिए आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको जो है किसी भी क्लास का पीडीएफ मिलने के साथ-साथ अदर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्कीम हमारी टीम द्वारा चलाया जा रहा होगा तो आप उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जैसा कि हमने पहले ही बताया था, विश्व के इम्पोर्टेंस बाँध होंगे और यहाँ से जो है हर साल चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो या आरओ का भी अभी मेंस होने वाला है, तो मेंस में भी जो है जीएस ऑब्जेक्टिव आता है, तो वहाँ पे भी इसमें जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो इसका डिटेल हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल आप जो है पीडीएफ में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के देख देख लीजिएगा। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे, जहाँ कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा, उसको भी हम बताते चलेंगे, ठीक है? जैसे ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंस विश्व के बाँध दिया है, जैसे रोगुन है और ये किस देश में है? तजाकिस्तान में है। सुआंग जियांग कोऊ, ये कहाँ पे है? चीन में है। जिनपिंग 1 चीन में है। नूरेक कहाँ पे है? तजाकिस्तान है। लियांगहेकोउ, ये भी चीन में है। जियाओआन, ये भी चीन में है। जिलिओदू, चीन में है। ग्रांडे डिक्सेंस, ये कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। बाईहेतान, ये भी चीन में है। बख्तियारी, ईरान में है। दियामेर भाषा, पाकिस्तान। इंगुरी, जॉर्जिया। यूसुफ़ेली, तुर्की। मानुएल मोरेनो टोरेस, मेक्सिको में है। न्यू झादू न्यू झादू कहाँ पे है? चीन में। टिहरी, भारत में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस जो है आपका बाँध इसमें दिया था और किस देश में है उसके बारे में बताएँ।
क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंस बात होंगे वो आपको जो है वहाँ पे हम फैक्ट बताते चलेंगे, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पराना नदी पर निर्मित इतेपू इतेपू विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, पराना नदी। पराना नदी ये जो है, ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है, वो सॉरी साउथ अमेरिका में है। तो यहाँ पे कौन सी बांध की बात कर रहा है? इतेपू नदी, ठीक है। तो ये किन दो देशों की संयुक्त है? ये ब्राजील और पैराग्वे के बीच का जो है संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंस फैक्ट जो है इसी में दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये पराना नदी पे इतेपू बांध है और ये दो देश हैं, ब्राजील और पैराग्वे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। समुद्र सेतु विश्व का सबसे लंबा कहाँ बनाया गया है? जियाओजू खाड़ी पर। ये कहाँ पे है? चीन में। तो चीन के जियाओजू खाड़ी में निर्मित 8 मार्गों वाले 41 किलोमीटर लंबे लंबे समुद्र पुल को जो है 30 जून 2011 को बनाया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, 2018 में ये पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ जो है बांध है, ठीक है। तो कोलोराडो नदी किस बांध से संबंधित है? कोलोराडो नदी आपका हूवर बांध से, ठीक है। दामोदर नदी दामोदर नदी आपका ये पंचेत हिल, ठीक। नील नदी आसवान बांध से संबंधित है, ठीक है। जाम्बेजी जाम्बेजी आपका करीबा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से हुआ, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कोलोराडो, हूवर, दामोदर, पंचेत, नील, आसवान, जाम्बेजी, करीबा, ठीक। करीबा बांध निर्मित है, तो ये तो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए जाम्बेजी नदी पे। अगला देखते हैं। जाम्बेजी जो है कहाँ पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा पर जो है बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसवान बांध आसवान बांध के बारे में भी अभी चर्चा की है। कहाँ पे है? ये मिस्र में नील नदी पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। जहाँ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान कौन सा है? वह स्थान जांग चांगमऊ, ठीक है। ये चीन के तिब्बत वाले अधिगृहित क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यारलुंग जांगबो नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, पर जांगमू में बांध का निर्माण किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? इसमें ग्रैंड कोलंबिया, ये तो सही है। हुअर हुअर जो है टिनेसी, ये गलत हो जाएगा। आपका बी गलत हो जाएगा और यही आंसर है, ठीक है। तो हुअर बांध जो है, हुअर बांध जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अमेरिकी राज्यों एरिज़ोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपका जो है कौन सी नदी पे? कोलोराडो नदी के। तो ये गलत हो जाएगा और यही आंसर नूरेक बक्स सही है। काहोरा या काबोरा वासा जम्बेजी नदी पे है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है आपका प्रवाल भित्ति है, और प्रवाल भित्ति से भी जो है एक आध दो क्वेश्चन आता रहता है। इसमें देखिए, कोरल रीफ या जीवाश्म मिट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? 18 डिग्री से ऊपर शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क और मकर रेखा के बीच 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिण के जो है बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और पूर्वी और पश्चिमी तटीय पे। ग्रेट बैरियर रीफ है, क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ठीक है। अगला देखते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के क्वींसलैंड के तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। कुल 2300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है।
ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी तट पे बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर से अधिक है। 2500 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ पे ऊपर देखिए 2300 किलोमीटर दिया है, तो इसमें तो एक सही होना चाहिए। देखते हैं। हाँ, केवल इसमें जो है एक सही होगा, बी सही है केवल। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो अभी बताएं जस्ट, कहाँ पे है ये? प्रशांत महासागर में। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? ये भी अभी आपको बताएं, क्वींसलैंड। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में किस देश के तट पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में जो है मिलती है। प्रवाल भित्ति के लिए दोस्तों ना तो बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा हॉट वाटर चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर। वो एक प्रकार से दोनों के मध्य का जो है टेम्परेचर होना चाहिए। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्यों में पाई जाती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। तो ये भी पॉइंट जो है सही है। प्रवाल भित्ति पे समुद्री जीवों का जो है एक बड़ा वर्ग जो है इस पे डिपेंड रहता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डी सही है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अड्डू प्रवाल द्वीप जो है भारतीय महासागर में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? अड्डू प्रवाल भित्ति एटॉल भारतीय हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। ठीक है। एटॉल का आकार है, कैसा होता है? घोड़े की नाल अंगूठी के आकार का होता है। ठीक है। एटॉल एक रिंग का द्वीप है जिसमें एक कोरल रीफ होता है जो खुले लैगून को घेरता है। यह आमतौर पर गोलाकार घोड़े की नाल के आकार का होता है। इसका व्यास कई किलोमीटर तक हो सकता है। यह संरचना उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाई जाती है जहाँ कोरल विकसित हो सकते हैं। एटॉल बनाने की प्रक्रिया में 30 मिलियन वर्ष तक समय लग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्लाइमेटोलॉजी का जो है पहला टॉपिक, वायुमंडल। वायुमंडल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, नाइट्रोजन और कितना परसेंटेज? 78, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0407, नियान 0.0018, हीलियम 0.005, क्रिप्टॉन 0.0001, हाइड्रोजन 0.00053, जेनॉन 0.00009। ठीक है, तो ये कभी कभी जो है आपको एग्जाम में इसका बढ़ते या घटते ऑर्डर के क्रम में भी जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसका मोटे मोटे जो है जानकारी रखिए। और यहाँ पे देखिए वायुमंडल का स्थिरीकरण दिया है। यहाँ पे ये टेम्परेचर, एक साइड जो है टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर घटता हुआ है और इधर वाला टेम्परेचर जो है बढ़ता हुआ। ठीक है, तो क्षोभ मंडल से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घटता है। ठीक है, क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। कभी कभी इंग्लिश भी पूछ देता है और कभी कभी हिंदी, तो इंग्लिश हिंदी इसका दोनों याद करिए। और क्षोभ मंडल के ऊपर जो है जैसे ये समताप मंडल में जाता है तो समताप मंडल की सीमा पे जो है टेम्परेचर लगभग जो है और न तो बढ़ता है न तो घटता है। तो उसके बाद समताप मंडल में जैसे जाता है वैसे टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू होता है। और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच सीमा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्पाज
जो है वहाँ तक जो है टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वहाँ से फिर ये घटना शुरू होता है। मध्यमंडल में जो है टेम्परेचर फिर घटने लगता है और मोसोपाज तक जो है फिर टेम्परेचर घटता-बढ़ता नहीं है, फिर सीधा हो जाता है और फिर थर्मोस्फियर में वहाँ से फिर टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये इसका क्रम जो है आप याद कर लिए, कभी-कभी यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछता है, टेम्परेचर किस एटमॉस्फियर में जो है बढ़ता है, किस में घटता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है? इसको जो है आप पीडीएफ जो है पीडीएफ में आप देख सकते हैं डिटेल इसका, हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें जो है जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा उस पे हम बताते चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्षोभ मंडल में देखिए क्षोभ मंडल लगभग इसकी कितनी ऊँचाई है 8 किलोमीटर तक। तो क्षोभ मंडल में जितने भी बादल से संबंधित घटनाएँ होती हैं, वो सब जो है क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है? उल्का पिंड जो गिरते हैं वो समताप मंडल में गिरता है। ये इसकी ऊँचाई 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है? रेडियो तरंगे आपका आयन मंडल से संबंधित है। तरंग जो है आयन मंडल से रिटर्न होके फिर पृथ्वी पे अपना संचार व्यवस्था को संचालित करती है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कथन और कथन दिया है, दो कथन दिया है, इसमें से कौन सा सही है? भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है? तो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है? तो भूमध्य रेखा पर जो है टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, तो इसलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है बढ़ जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो मुख्यतः कौन-कौन सी गैस है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? सारी गैसों का बारे में अभी कुछ देर पहले बताएँ, तो आप उसको देख सकते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? किसका है? नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन-सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? अस्थायी गैस जो है नाइट्रोजन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम, तो इसमें जो है सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। देखिए आपको बोले थे कि इसमें जो जितने भी मंडल हैं वो सभी का जो है बढ़ते या घटते क्रम में जो है ऑर्डर पूछ सकता है। तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 15 किलोमीटर तक, समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच, आयन मंडल 80 से 640 के बीच, बहिर्मंडल 600 से ऊपर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की 4 परतें हैं। 4 परतें कौन-कौन सी हैं? ऊंचाई के अनुसार उनका सही आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है? तो सबसे बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले कम जो जिसकी ऊंचाई होगी, सबसे कम ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की है, ठीक? तो नंबर 4 हो जाएगा पहले और दूसरे नंबर पे जो है समताप मंडल की ऊंचाई है, फिर तीसरे नंबर पे मध्य मंडल, फिर सबसे ज्यादा ऊंचाई आयन मंडल की है, तो इसका आंसर 4 सी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दे दिया है और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हिंदी दिया है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों याद करिए ताकि जो है कंफ्यूजन न रहे, ठीक है? तो बढ़ते क्रम में
बढ़ते क्रम में बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे कम किसका ऊँचाई है? वायुमंडलीय क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह से दूरी के, तो मतलब डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, तो सबसे कम किसकी है? सबके सबसे कम आपका मेसोस्फियर की है, ठीक है? ओह सॉरी, सबसे कम जो है ट्रोपोस्फियर की, तो नंबर 2 पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फियर का हो जाएगा दूसरे नंबर पे, 2-3, और ये मेसोस्फियर फिर थर्मोस्फियर का होगा, थर्मोस्फियर का लास्ट में होगा, ठीक? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? सबसे निचली सतह जो है आपका कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है सबसे निचला वो होता है, वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है ट्रोपोस्फियर, ठीक है? अगला देखते हैं, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले क्वेश्चन को करते समय दोस्तों कीवर्ड्स को जो है अंडरलाइन करना जरूर सीखें। कीवर्ड्स अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे क्वेश्चन जो है गलत कर देंगे, ठीक है? तो क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है, ठीक है? तो यही स्टेटमेंट सही है। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है, ये गलत हो जाएगा। आयनोस्फीयर बहिर्मंडल जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं, ऊंचाई के साथ घटता है। उपरोक्त में से एक से गलत हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होता है वो कौन से परत में होता है? क्षोभ मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए कौन सा जाना जाता है? क्षोभ मंडल, ठीक है? समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम हो जाती है, गलत है। इस परत में तापमान सम रहता है, जो इंजन की दक्षता के अनुकूल परिस्थिति है, ये भी गलत हो जाएगा। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है, ये भी गलत हो जाएगा। इस परत में बादल अन्य मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? बादल जो है विमानों को जो है उड़ने में दिक्कत पैदा करता है, तो इसलिए जो है विमान जो है अ, आपका क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई 55 किलोमीटर तक बताई जाती है, ठीक है? 15 से 55 किलोमीटर। अगला देखते हैं, ओजोन परत समताप मंडल, क्वेश्चन रिपीट है। जो रिपीट क्वेश्चन होगा उस पर ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। सूरज से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन सा जीवन सुरक्षा प्रदान करता है? कौन? ओजोन की परत, ठीक है? ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन को पृथ्वी पर सुरक्षा करती है, जीवन की सुरक्षा करती है। यह भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोककर पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाती है, ठीक है? अगला देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, और क्या है? मानसूनों की विफलता से बचाना, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। पराबैंगनी किरणों से जो है यह हमें बचाता है, तो डी सही हो जाएगा, ठीक? ओजोन परत बताती है, ओजोन परत क्या बताती है? अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, नहीं, ऐसा गलत है। शनि ग्रह शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, ये भी नहीं सही है। पृथ्वी की सतह से 10 से 20 किलोमीटर किमी नीचे की परत, ये भी गलत है। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत, ये सही है, ठीक है? पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर, ठीक है? रेडियो तरंगों की विक्षेपण
के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंग के लिए जो है सबसे बढ़िया कौन सा वायुमंडल का कौन सा स्तर इम्पोर्टेंस है? वो है आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर। रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयन मंडल से होता है, ठीक है। इस घटना में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं ब्रह्मांड किरणों, कॉस्मिक रेज का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, ऑरोरा बोरेलिस तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन, ठीक है। आयन मंडल के ऊपर ब्रह्मांड बाह्य मंडल से पहले तक के सभी मंडलों को सम्मिलित रूप से तापमंडल कहते हैं, ठीक है। अतः आयन मंडल तापमंडल का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आपका आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेतार बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? आयन मंडल। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं, ठीक है। इसलिए बेतार तार संचार को संभव बनता है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उपयोगी होता है? आयन मंडल। संचार उपग्रह, ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ये आपका बहिर्मंडल। संचार उपग्रह भू-स्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित किए जाते हैं। वायुमंडलीय स्तरों में लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है, ठीक है। तो कौन कौन सा सुलेमित है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। समताप मंडल में ओजोन परत से संबंधित, बिल्कुल सही है, ठीक है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंग, ये भी सही है। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, मध्य मंडल जो है ध्रुव ज्योति नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही हो जाएगा, सी सही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक सूर्यताप और तापमान है। यहाँ से भी 1 2 क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस या किसी भी एग्जाम में, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन पे ही बात करते हैं, आप इसका डिटेल जो है पीडीएफ में जाके देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। इसमें 2 कथन दिया है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग और सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। तो ये पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला गलत और दूसरा सही, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को सूर्यताप कहा जाता है, ठीक है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वह लघु तरंग सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग घरातली या पार्थिव विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है।
इन दोनों सूर्यताप और पार्थिव विकिरण के अंतर के परिणामस्वरूप वायुमंडल गर्म होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों द्वारा हरितगृह गैसें जैसा व्यवहार के कारण पार्थिव वैश्विक तापमान की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता जो है वायुमंडल के निचले परत में सबसे अधिक होता है, तो ये 1-3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है? तो अन्य तीनों की तुलना में अधिक कौन परावर्तित करता है? बालू का मरुस्थल और धान के फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि और प्रेरी भूमि। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो है नवपात हिम से आच्छादित भूमि जो है और टेम्परेचर को जो है सबसे ज्यादा परावर्तित करता है। सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से संबंधित संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति। तो ये डी सही हो जाएगा। किसी सतह पर परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। जमी हुई बर्फ का एल्बिडो उच्च होता है, जिसका तात्पर्य है वह सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जबकि हरित क्षेत्रों में जैसे वनों बादलों का एल्बिडो सबसे कम होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर को जो है अधिक से अधिक अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर टेम्परेचर का वार्षिक परिसर अधिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सागर की चौड़ाई जितना ज्यादा अधिक होता है वो उसका परिसर जो है कम होता जाता है, मतलब टेम्परेचर जो है स्थिर हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता घटता नहीं है। तो इसलिए अटलांटिक महासागर में ज्यादा बदलाव होता है टेम्परेचर में, प्रशांत महासागर में कम होता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सागर का आकार जितना बड़ा होता है वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में असली भाग की जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर वार्षिक परिसर अधिक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल मैप से कौन सा निष्कर्ष सही है? समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक अपवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है।
अधिकतम तापमान जो है विषुवत रेखा से थोड़ा-सा उत्तर-दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही उत्तर सही है। शीतकटिबंधीय उभय गोलार्धों में ध्रुवाम वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित होता है। ये तो सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं जो घरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित है, ये भी सही है। अगला देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे ज्यादा उच्चतम तापमान जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किया जाता है, ठीक है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात जो है मेघी रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों? वो है विकिरण के कारण। बादल जो है विकिरण को परावर्तित करके अधिक गर्म किए रहते हैं, तो इसलिए बादलों वाली रात जो होती है अधिक गर्म होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? ठीक है। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा का लगभग 10 गुनी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ज्यादातर जो है दोस्तों गलत होता है। और रक्त किरणें सूर्यताप के लगभग 2/3 भाग है। और रक्त किरणें सूर्यताप के लगभग 2/3 भाग है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और रक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। और रक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों दृश्यमान स्पेक्ट्रम का एक भाग है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका चक्रवात है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आता रहता है, चाहे यूपीएससी हो पीसीएस हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। जेट प्रवाह जो है केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं होता है, ये दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, तो इसमें सही पूछना है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री जो है कम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन कारण दिया है। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही भी हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, ठीक है। इसमें दिया है चक्रवात में दिए गए ABCD अंकित क्षेत्रों में किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है? किसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ABCD, इसमें जो है डी जो है डी में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होगा, ठीक है। अगला देख। चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायुराशि तापक्रमों के कारण वायु मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है, वायुदाब गिरने लगता है, पछाव तथा पछाव स्तरीय मेघों छा जाता है। उष्ण वाताग्र के आने पर वर्षा प्रारंभ होता है। चूंकि इस वाताग्र में गर्म हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठती हैं तथा वर्षा मंद गति से होती है। उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश बी का आगमन होता है और मौसम के अचानक तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाता है, आकाश जो है साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांत के गुजर जाने पर शीत वाताग्र आता है, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, आकाश पुनः मेघाच्छित हो जाता है और वर्षा प्रारंभ हो जाता है। शीत वाताग्र के क्षेत्र में चूंकि गर्म गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है,
इस भाग के वर्षा मूसलाधार होती है, परंतु यह अल्पकालीन, कम विस्तृत क्षेत्र में और तड़ित झंझा युक्त होता है। ठीक है। शीत वाताग्र के गुजर जाने पर शीत वृत्तांत का आगमन होता है। इसमें आकाश मेघा रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का सही विकल्प चुनें। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। चक्रवात का बल जो है कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्री सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है। तो जो समुद्र की सतह से दूर जाने पर कम होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का जो है दोनों, इसमें व्याख्या तो नहीं पूछा है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो कहाँ पे उठता है, ये कैरिबियन सागर में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टर्नेडो से संबंध करेंगे? टर्नेडो जो है यूएसए में ज्यादातर आता है। यूएसए, मैक्सिको की खाड़ी में, इन सब जगह में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टर्नेडो किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? वो कौन सा क्षेत्र है? मिसिसिपी मैदान, मैक्सिको की खाड़ी वाला मिसिसिपी मैदान। टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग को टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ये फुजिटा स्केल। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अधिक आता है? चीन की सागर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें दे रहा है एक तरफ चक्रवात का नाम और एक तरफ देश दिया है, कौन से देश में कौन कौन से चक्रवात आता है। तो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया में आपका बिली बिली आता है। चीन में जो है टाइफू आता है। भारत में चक्रवात आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। ठीक है। तो इसका जो है आंसर कौन सा हो जाएगा? बी सही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिली-बिली है। बिली-बिली क्या है ये? एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं। बिली-बिली कहाँ पे आता है? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। हरिकेन कहाँ पे आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून ये आपका चीन में, और बोगियो ये आपका फिलीपींस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन। एक दूसरे सूची दिया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम, और बिली बिली वही वही क्वेश्चन रिपीट है। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है। टाइफू, टाइफू आपका टाइफू आपका जापान में, जापान, चीन, इन सब क्षेत्रों में जो है टाइफू आता है। तो एक का 2 और बी का 3। एक का 2 कहाँ पे है? 2 2 में है। बी का 3, बी का 3 भी दोनों में है। हरिकेन जो है यूएसए में आता है। ठीक है। हरिकेन यूएसए में है। तो डी का 4 कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से होगा। ठीक। अगला देखते हैं। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट किस चीज का सूचक है? तूफान का। निम्नलिखित चक्रवातों में किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? किसने भारत को प्रभावित नहीं? आयला, नरगिस,
थाड़े नीलम। नरगिस प्रभावित नहीं किया था। नरगिस चक्रवात जो है म्यांमार में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण-पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है? समुद्री पृष्ठों के ताप जो है निम्न होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का प्रमुख कारण समुद्री पृष्ठों का ताप जो है निम्न होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किस की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है? तो केवल चक्रवात, केवल आंधी, केवल तूफान, बल्कि इन सभी का बढ़ता है। तो डी सही होगा। एक तरफ सूची दिया है, दूसरी तरफ जो है एक तरफ आंधी तूफान और सबसे अधिक प्रभावित वाला क्षेत्र। डोरियन डोरियन जो है बहामास में आया था सबसे ज्यादा। और हगीबीस हगीबीस जो है किससे संबंधित है? ये जापान से संबंधित है। और लेकिमा लेकिमा किससे संबंधित है? ये चीन से। मिताग मिताग जीजू से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है टॉपिक आर्द्रता है। कथन कारण दिया है। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित होता है। बिल्कुल सही है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। ये भी सही है। दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। तो उमस वाले मौसम में ऐसी स्थिति होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता परिणाम है। किस चीज का परिणाम है? वाष्पीकरण का, वाष्पोत्सर्जन का, ऊष्मा की उपस्थिति का, हवा में नमी की उपस्थिति का। तो ये इसका आंसर डी से हो जाएगा। हवा में जब नमी रहता है उसी को आर्द्रता बोलते हैं। अगला टॉपिक जो है वायुदाब है। वायुदाब एक कथन कारण दिया है। वायुदाब आप पेटी यहाँ पे देख सकते हैं। ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है भूमध्य रेखा से संबंधित है। 0 से ये 10-10 उत्तर दक्षिण में जो पेटी है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है 10 से 23 23.5 के बीच आता है। 23.5 से 35 के बीच में उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब। ठीक। उसके बाद जो है 35 से 45 के बीच में जो है उपोष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब। और यहाँ पे 45 से 66 के बीच में उपध्रुवी निम्न वायुदाब। और 66 के ऊपर जो है ध्रुवी उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है। और वही सेम पैटर्न जो है नीचे दक्षिणी ध्रुव में। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। दोनों गोलार्धों के 60 से 65 अंशांशों में उच्च वायुदाब के बजाय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो 60 से 65 के बीच में, 60 से जो है 65 के बीच में उच्च वायुदाब के बजाय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है। 60 और 60 से 65 आप देख सकते हैं। यहाँ 45 से यहाँ 66 के बीच में जो है निम्न वायुदाब है। ठीक है। तो ये तो सही है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। निम्न दाब क्षेत्र जो है भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी ये तो सही है।
लेकिन ये कथन और कारण एक दूसरे का जो है व्याख्या नहीं करते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अक्षांश उत्तरी दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे? हार्स अक्षांश जो है किसको बोलते हैं? ये 30 डिग्री से, ठीक है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु उपध्रुवी निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों के नीचे उतर कर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस शांत अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणामस्वरूप व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को जो है सागर में फेंक देते थे। ठीक है, इस कारण इसे अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 उत्तर दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। हार्स अक्षांश निम्न दाब का कटिबंध है, निम्न दाब का नहीं है बल्कि ये उच्च वायु दाब का। तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है, ए सही होगा। वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म काल में। जब हवा गर्म होता है तो वायु जो है वायु की सघनता कम होती है, तो जिससे वायुदाब कम होता है। अगला टॉपिक जो है बादल है। बादल परिणाम है, किसका परिणाम है? वाष्पीकरण का सामान्य ताप पर ह्रास दर के कैटाबेटिक ह्रास दर के संघनन के कारण बादल जो है संघनन का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी जो है कौन सा होता है? कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी, पछाव स्तरी, कपासी वर्षा होता है। ठीक है, कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत गहरे बादल होते हैं क्योंकि इनका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अधिक होती है। इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित, झंझा अधिक संभावना होती है। इनसे कम समय में अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, कौन सा बादल है? मध्य कपासी, मध्य स्तरीय कपासी, पछाव स्तरीय होता है। ठीक है, निम्नलिखित जलवायु भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार करें। मेघ गर्जन इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है? मेघ गर्जन इसमें से किस किस तथ्य के कारण होता है? तो संघनन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। उच्च ताप और आर्द्रता के कारण, ये भी सही है। पर्वत विज्ञान, ये तो गलत हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर हवा, ये स्टेटमेंट सही है। 1 2 4, 1 2 4 सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किनके द्वारा उत्पन्न होती है? इसमें जो है सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, आकाश में कपासी वर्षा मेघों में के मिलने से, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। तो इसमें से जो है कोई भी तड़ित को उत्पादन नहीं करता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सारे स्टेटमेंट जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाव, मेघ विरलन तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलयन अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रवाह को कम करने के लिए, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक,
अगला टॉपिक देखते हैं। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? मेघाच्छादित मतलब मेघ अगर बादल नहीं रहते, मौसम साफ रहता है, तो रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं? भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाए। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें अच्छा, मेघाच्छादित मतलब जो बादल से युक्त हो। तो बादल जब रहेगा पृथ्वी के विकिरण को वापस कर देता है, जिससे जो है नीचे जो है धरातल पे गर्मी महसूस होती है, जिसकी वजह से ओस नहीं बनते। तो ओस के बनने के लिए उपयुक्त अवस्था स्वच्छ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, ठंडी एवं लंबी रातें होती हैं। दिन में अधिक तापमान के साथ वायु की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत मध्य रात्रि में जब तापमान बहुत कम हो जाता है, तो वायु की जल धारण क्षमता कमी आती है, जिससे संतृप्त वायु से अधिक जलवाष्प ठंडी सतह पर बूंद के रूप में द्रवीभूत हो जाती है, जिसे ओस कहते हैं। लेकिन जब रात में आसमान में बादल छाए रहते हैं, तो वे पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे वायु सतह गर्म बने रहते हैं। इस कारण दैनिक तापांतर कम होता है और ओस नहीं बनते हैं, ठीक है। अगला अगला टॉपिक जो है हवाएं। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आता रहता है। विषुवत-रेखीय क्षेत्र जो है 0 डिग्री देख सकते हैं, यहाँ पे निम्न वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ 30 डिग्री पे जो है नॉर्थ में उच्च वायुदाब है। 60 डिग्री नॉर्थ में निम्न वायुदाब और 90 डिग्री पे ये उच्च वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। तो उच्च वायुदाब से हवाएं जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है, ये आपका जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलता है, ठीक है। और ये पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलता है। ध्रुवी पवन जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन पे भी डिस्कस करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। और इसका डिटेल आप देखने के लिए पीडीएफ में जाके आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। कॉरियालिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिम खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण दिया है। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। तो वामावर्त होता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियालिस प्रभाव से होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। अभिकथन और कारण दिया है। हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका बल्कि उल्टा होता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियलिस कोरियलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो
ए गलत, बी आर सही हो जाएगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? चुंबकीय क्षेत्र, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल होता है। इसका आंसर जो है बी सही होगा। तापमान और दबाव दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होते हैं, क्यों? इसमें हमें कथन सही खोजना है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही होगा केवल। जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है। कौन से पवन के नाम से जाना जाता है? ध्रुवी पवने, प्रचलित पवने, भूस्थैथिक, व्यापारिक पवने। भूस्थैथिक पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है? समुद्री तूफान है। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों को ही इन अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। गरजने वाली चालीसा, कुर्द पचासा, ये तो अभी जस्ट बताएं क्वेश्चन। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, ठीक है। कथन पर विचार कीजिए। ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बहती है, बल्कि ये दक्षिणी गोलार्ध में केवल बहती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा। इनकी दिशा समान तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर होता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा, खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 2, 3, 4 सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? कहाँ पे होती है? उत्तरी सागर, हिंद महासागर, कैरिबियन सागर, कोरल सागर। हिंद महासागर में चलता है, ठीक है। रोरिंग फोर्टीज शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य में, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? बाईं ओर विचलन जो होता है किसकी वजह? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन, दाब। पृथ्वी का घूर्णन उसका कारण होता है। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन कौन होती है? पछुआ पवनें, व्यापारिक, मानसूनी, समुद्री पवनें। तो इसमें जो है स्टेटमेंट गलत दिया है। भूमध्य सागर उत्तरी गोलार्ध में लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, ठीक है। यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब के अंतर्गत आता है। यह पेटी गतिजन्य होती है। ग्रीष्म काल में इन अक्षांशों में व्यापारिक हवाएं और शीतकाल में पछुआ हवाएं चलती हैं। तो इसमें से जो है कुछ स्टेटमेंट सही नहीं दिया है। अगला देखते हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रतिरूपी अभिलक्षण है? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उपरोक्त सभी। तो मानसूनी जलवायु जो है इसका अभिलक्षण होता है। मानसून पवनें वे हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, ठीक है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन। चिनूक पवनों का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? शीतकालीन तापमान जो है वहां पे बढ़ जाता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है। स्थानीय पवनें जो है, स्थानीय पवनों जो है यहाँ से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से यूपी पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी जो है एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। कुछ ठंडी स्थानीय पवन है, उनका नाम देख लिए। नॉर्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, नार्टी मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, बिलीवाओ अलास्का, पेम्पेरो अर्जेंटीना, पापागायो मैक्सिको, पुरगा टुंड्रा प्रदेश रूस, बाइज पूर्वी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में, बुरान रूस, बोरा एड्रियाटिक तट, केप डॉक्टर, टेबल ब्लॉक दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र, हबूब सूडान, सिस्तान पूर्वी ईरान, ट्रेमोंटेन पिरेनेज के उत्तरी पश्चिम में फ्रांस एवं बेलारिक द्वीप समूह इटली का पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ठीक है। कुछ गर्म पवने हैं जैसे सिराको, सहारा मरुस्थल इटली, चिनूक रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, फान अल्प्स पर्वत, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, सिमोन अरब रेगिस्तान और कुर्दिस्तान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का मैदान, गिबली लीबिया, खमसिन मिस्र लेस्ट, मडीरा कनारी द्वीप, चिली ट्यूनीशिया, कोइम्बैंग जावा, सामल इराक, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, सेंट एना दक्षिणी कैलिफोर्निया, शामोन ईरान, लू उत्तरी भारत, आयला फ्रांस, सोलैनो दक्षिण पूर्वी स्पेन, पोनेंटी उत्तर-पूर्वी उत्तर पश्चिमी भूमध्यसागर, बर्ग दक्षिण अफ्रीका, सुखोव रूस और कजाकिस्तान। क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय पवन और क्षेत्र दिया है। फान जो है कहाँ पे चलता है? ये आल्प्स पर्वत में। सिमूम कहाँ चलता है? ये कुर्दिस्तान। सेंट एना जो है कहाँ पे चलता है? ये कैलिफोर्निया। जोडा अर्जेंटीना में। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। फान एक स्थानीय पवन है, कहाँ की है? चीन, कोरिया, जापान, स्विट्जरलैंड की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित कौन सा नहीं है? तो इसमें फान अल्प्स पर्वत सही है, बोरा पोलैंड से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा और यही उत्तर सही होगा। ठीक है। मिस्ट्रल राइन नदी सही है, खमसिन मिस्र सही है। ठीक है। बोरा एक शुष्क ठंडी तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक तट से पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो सही है। सिराको सिसिली, ये भी सही है। ब्लिजार्ड चिली, ये गलत हो जाएगा और यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नॉर्वेस्टर भारत में चलता है। ठीक है। ठीक है। ब्लिजार्ड जो है ये कहाँ पे? साइबेरिया कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा इटली, फ्रांस, कनाडा, स्पेन। तो इटली में चलता है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क रेत भरी पवन सिराको कहलाती है। इस पवन के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिणी इटली में कभी-कभी वर्षा भी करती हैं। वर्षा के साथ लाल रेत नीचे बैठती हैं तो इसे रुधिर वर्षा युक्त कहते हैं। ठीक है। रक्त युक्त वर्षा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वायु कौन से देश से संबंधित? सिराको फ्रांस में, ये सिराको फ्रांस ये सही है। बोरा इटली, ये गलत हो जाएगा। बिजार्ड कनाडा, ये भी सही है। कौन सा युग में सुलेमित नहीं है? ठीक है।
तो बोरा जो है, एक मिनट, कौन सा सुलेमित नहीं है? सिराको, फ्रांस। तो ये स्टेटमेंट जो है सुलेमित नहीं है। और बाकी बोरा इटली, ये सही है। ब्लिजार्ड कनाडा, ये सही है। तो सही नहीं है वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा है तो एक सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। सिराको एक भूमध्यसागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है। सिराको पवन लीबिया से उठाए गए धूलकण को माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। यह फ्रांस से संबंधित नहीं है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है। सेंटा एना कैलिफोर्निया, ये तो सही है। हबूब सूडान, ये भी सही है। यामो जापान, ये भी सही है। मिन्स्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता है। ये डी जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। मिन्स्ट्रल जो है कहाँ पे चलता है? मिन्स्ट्रल ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग, विशेष रूप से स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुलेमित नहीं है? लेवेस स्पेन में, ये तो सही है। ब्रीफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ये भी सही। सामल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रिया में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सामल जून से अगस्त महीने में प्रवाहित होने वाली एक गर्म शुष्क धूल भरी हवा है जो इराक और ईरान पर अरब प्रायद्वीप में उत्तर या उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख। तो आज का जो है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ें, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। और दोस्तों 29 जो है नवंबर से 29 अक्टूबर से जो है हमारा मेंस का यूपी पीसीएस मेंस का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो आप